जैव प्रौद्योगिकी अगर हम पारिभाषिक रूप में देखें हैं तो ये दो विषयों की संधि है। एक तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, दूसरा है टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी का। इन दोनों को जोड़ने से जैव प्रौद्योगिकी शब्द बना है। अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा किया है, जैसे जैविक कारकों, सूक्ष्म जीवों, जंतु एवं पादप कोशिकाओं अथवा अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए जो उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उनको हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये एक, जैसा कि इससे विदित ही होता है इसके शब्द से, ये बहुविधायी विषय है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। जीव विज्ञान भी है, आनुवांशिकी भी है, कोशिका विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान, विषाणु विज्ञान, जैव रसायन अभियांत्रिकी और कंप्यूटर विज्ञान। विश्व के अनेक संगठनों ने अपने अभिरुचि और पूर्वाग्रह के आधार पर इसको और परिभाषित किया है। जैसे डेकेमा जर्मनी ने की एक संस्था ने 1976 में बताया कि जैव प्रौद्योगिकी का संबंध जो है जैविक गतिविधियों और तकनीकी एवं औद्योगिक उत्पादन से होता है। इसी प्रकार ब्रिटेन की एक संस्था ने जीवाणु और जैविक तंत्रों अथवा जैविक प्रक्रमों की औद्योगिक उत्पादन एवं लोक सेवी उद्योगों में अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी बताया। अमेरिकी रसायन संस्था ने 1988 में बताया कि ऐसी कोई भी तकनीक जिसमें जीवाणुओं अथवा उनके घटकों द्वारा उत्पादकों का निर्माण अथवा रूपांतरण, पादप तथा जीवधारियों में जो सुधार होता है, ऐसा विशेष उपयोग हेतु नए जीवाणुओं का विकास किया जाना है, उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुविधायी विषय है। इसमें अनेक विज्ञान के अनेक विषयों का समावेश भी है। जो सर्वमान्य परिभाषा है वो है मानव कल्याण के लिए व्यापारिक स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने के लिए सूक्ष्म जीवों का नियंत्रित उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। इस प्रौद्योगिकी के ये शब्द तो ये नया है, परंतु प्रक्रिया इसकी जो है बहुत पुरानी है। यदि हम पुरातन पक्ष को देखें और अद्यतन परिदृश्य में भी देखें तो शब्द नया लगता है, प्रक्रिया पुरानी है। यदि हम भारतीय वाङ्मय, वेद और हमारे अनेक शास्त्र पुरातन पुराणों को देखते हैं तो अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। चाहे गणेश जी के कटे सिर के ऊपर हाथी का सिर लगाना, वेन के शरीर की कोशिकाओं से पृथु का जन्म, किण्वन प्रक्रियाओं के उपयोग से सोमरस, मदिरा उत्पादन इत्यादि। वस्तुतः जैव प्रौद्योगिकी शब्द का उपयोग हम देखते हैं तो ब्रिटेन के लीड्स नगर की एक नगर परिषद ने 1920 में किया। इसके कई सोपान आए। चतुर्थ सोपान में हम गुजर रहे हैं। प्रथम सोपान किण्वन तरीकों से द्वारा एसीटोन ब्यूटेनॉल का उत्पादन। ये जो विभिन्न जो इसका कालक्रम है उसके बारे में इस स्लाइड के अंदर दिया गया है कि 6000 ईसा से 6000 पूर्व शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग खमीर का किया गया। तदनंतर अनेक वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी के संबंध क्रियाओं का शुभारंभ हुआ। द्वितीय सोपान 1888 में सूक्ष्म जीवाणुओं की संवर्धन और स्टेन संरक्षण के तरीकों की जानकारी। फिर जो है पेनिसिलिन का उत्पादन भी एक सोपान रहा इस प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में। और आज जो हम देख रहे हैं कि जो अणुजैविकी और आनुवांशिकी के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक क्रांति आई हुई है वो इसी प्रौद्योगिकी का एक प्रतिफल है। 1978 में हम देखते हैं कि पुनर्योगित डीएनए अनुसंधान का जो प्रथम प्रतिफल मानवीय इंसुलिन के रूप में जो मधुमेह के उपचार में किया गया वो इसी प्रौद्योगिकी की एक देन है। साथ में रहिए। 1980 के अंदर महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी परियोजना का शुभारंभ हुआ जो मानव जीनोम के नाम से। उसके बाद में ये 1997 के अंदर जो 27 फरवरी को स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक यॉन विल्मट ने जब एकल कोशिका से डॉली नाम की जो मेमना का उत्पादन किया, उसका जो विकसित किया, वो जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय बना। इसको हम प्रौद्योगिकी को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य 3 आधार है। पहला आधार जो है रसायन का है, रासायनिक स्वरूप का। दूसरा उत्पादक का परिमाण,
और उसका लागत मूल्य, तीसरा प्रौद्योगिकी की सुगमता और क्लिष्टता के आधार पर हम इस प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसकी क्रियाविधि जो है, किस प्रकार हम किसी सूक्ष्म जीव से या जंतु से या किसी पादप कोशिकाओं से व्यापारिक स्तर तक जो उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसके 5 चरण होते हैं। इसके जब हम अनुप्रयोग के बारे में, चौथा प्रक्रम अभिक्रिया है और उत्पाद प्राप्ति। अनुप्रयोग जो है, अनेक मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग सभी देख रहे हैं और उसमें कुछ विशिष्ट उपयोग जो है वो ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। दूसरा जो है खनन उद्योग में है। तीसरा पर्यावरण के क्षेत्र में है, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और अनेक जो अनुसंधान के क्षेत्र हो और भी क्षेत्र हैं जिसके अंदर इस प्रौद्योगिकी की उपादेयता स्वतः सिद्ध होती है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो आज ऊर्जा की निरंतर मांग बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है और पेट्रोलियम उत्पादों के निरंतर उपयोग वृद्धि के कारण, मूल्य वृद्धि के कारण जो है जीवाश्म ईंधनों में बहुत कमी हो रही है। इसलिए हमको जो है इसे विकल्प के रूप में हमको ढूंढना पड़ेगा और ये एक विकल्प, एक अन्य विकल्पों के आधार पर एक विकल्प और भी हो सकता है कि हम हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने वाले पौधों यानी पेट्रोक्रॉप जिसको हम कहते हैं, या इन ऊर्जा फसलों का संदोहन करें, तो ये भी एक प्रभावी विकल्प हो सकता है ऊर्जा की समस्या के निदान में। और ये जो है जैविक ईंधन है और जीवाश्म ईंधन, वस्तुतः इन दोनों का स्रोत तो सूर्य ही है, परंतु जैविक ईंधन जो जैविक भार द्वारा उत्पादित ईंधन होता है उसको हम जैव ईंधन कहते हैं और किसी भी जीव द्वारा उत्पादित संपूर्ण कोशिकीय शुष्क भार को हम जैव भार की संज्ञा दी जाती है। जीवाश्म ईंधन आप सभी को विदित है, ये बड़े सीमित है और नवीकरणीय है, जबकि जैव ईंधन जो है, बायोफ्यूल्स जो है वो नवीकरणीय है और ये अनवीकरणीय है। तो ऊर्जा फसलों का जो कंसेप्ट या विचार आया, तो ऊर्जा फसलें किसको कहते हैं, तो जिस फसल द्वारा सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के जैव भार में रूपांतरण के लिए दक्षतापूर्वक किया जाता है उसको हम, और तदनंतर उसके जैव भार का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है उसको हम जैव फसल कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यूफोर्बिएसी, सेफोटेसी, एस्क्लेपिडिएसी, एपोसाइनेसी, मोरेसी, कन्वॉल्वोलेसी, लगभग 480 पौधों का चयन किया गया। उसमें 74 के जो लेटेक्स है उसके अंदर ये यूफोर्बिया कैरोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको हम आग कहते हैं, राजस्थान के अंदर ये मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर ये ज्यादा मात्रा में होता है। पेडालेंथिस, टीटी मेलॉइडिस, ये जो पौधे हैं ये जो है उनसे हाइड्रोकार्बन मिलता है। कुछ ऐसे और भी पौधे हैं जिनका हम तेल के भंडारों में विकसित करने में है। तो एक जट्रपा जिसके बारे में अगली स्लाइड में बताऊंगा, जो भी एक मरुस्थलीय पौधा है उसके द्वारा भी जैव ईंधन प्राप्त हो सकता है। अधिकतम जो सक्षमता है वो यूफोर्बिया एंटीसिफेलिका, पेडालेंथिस, टीटी मेलॉइडिस, यूफोर्बिया कैंडुसिफोलिया, फेलोट्रोपिस प्रोसेरा और क्रिप्टोसीजिया ग्रैंडिफ्लोरा जो पौधे हैं इसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिकतम पाई गई। और तेल उत्पादक पौधों को जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदला जा सकता है। हमारे देश के जो भावनगर स्थित जो केंद्रीय रसायन और समुद्री रसायन विज्ञान संस्थान है जिसको हम CSMCRI है, उसमें बायोडीजल के बारे में खूब अनुसंधान कार्य हुआ है और उन्होंने 18,000 किलोमीटर की यात्रा बायोडीजल से की है और ये इस बायोडीजल के अनेक उत्पाद भी उन्होंने, इस संस्थान ने ऊतक संवर्धक विधि के द्वारा पौधों को उगाने में सफलता की है और ऊर्जा संरक्षण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरा, हम जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो हम खनन उद्योग में कर सकते हैं। वस्तुतः खनन कार्य एक बहुत बड़ा जटिल कार्य होता है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी को हम 5 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहला है कोयले की खान के अंदर वातावरण का शुद्ध करना। दूसरा है अयस्कों से धातुओं का निक्षालन। तीसरा ऊर्जा प्राप्ति। चौथा खनन द्वारा विकृत भूमि का सुधारना और भूमिगत खदानों से खाद्य सामग्री का उत्पादन। तो ये प्रायः कोयले खानों के अंदर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है जो घातक होती है और आग लगने की संभावना होती है। इसमें ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु जिसको हम उपयोग कर सकते हैं वो है मिथेनॉल, जिसको हम मिथेनोट्रॉप्स कहते हैं। ये ग्राम
नेगेटिव जीवाणु होते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारे देश के जो धनबाद के अंदर CSIR का एक संस्थान है, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान, इसके वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खनन के निम्नांकित क्षेत्रों में किया है। अब इसकी प्रक्रिया आगे की स्लाइड में बता रहा हूं कि किस प्रकार मीथेन से मिथेनॉल बन जाता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर पानी बन जाता है और अनेक जीवाणुओं की इसके अंदर भूमिका होती है। अयस्कों से, दूसरा है इसका अयस्कों से, अयस्क कहते हैं ओर्स को, तो उस अयस्क से किस प्रकार हम धातुओं का निष्कालन कर सकते हैं। इसमें अनेक जीवाणुओं की भूमिका होती है, जैसे थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेज, दूसरा थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेज, सल्फोलोबस एसिडोकैल्केरियस, ये एक जीवाणु जो है उसके उपयोग से जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिला के फेरिक सल्फेट बन जाता है और ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। दूसरी प्रक्रिया है परित्यक्त भूमि, ये इसी के अंदर धातु सल्फाइड से धातु सल्फेट बन जाता है। तांबा और जस्ता निष्कालन के अंदर कार्यों में भी इस संस्थान के वैज्ञानिक सतत प्रयासरत हैं। खनन द्वारा विकृत भूमि को सुधारना, ये जो प्रायः देखा गया है कि खनन कार्यों के अंदर जो है भूमि की वन विनाश भी हो जाता है और फसलों की जो है मिट्टी की उर्वरता का भी ह्रास हो जाता है। तो अनेक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा उन्होंने विशेष स्तर पर माइक्रोराइजा सहजीवी कवक का उपयोग करके विकृत भूमि का प्रबंधन भी संभव करके दिखाया है। खाद्य सामग्री के उत्पादन में चौथा उपयोग हो सकता है जैव प्रौद्योगिकी का खनन के क्षेत्र में, वो खाद्य सामग्री के उत्पादन में भूमिगत खदानों का उपयोग भी संभव हो सका है। उसमें उन्होंने मशरूम लाभदायक शाकाहारी पौष्टिक पदार्थ के उत्पादन में इस जो है खदानों के अंदर उपयोग करके इसकी सफल कृषि का भी करके दिखाया है। तीसरा हम जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग कर सकते हैं वो है कृषि विकास और जैव प्रौद्योगिकी। कृषि विकास के अंदर अनेक संभावना है जिसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी ने चमत्कारिक जो प्रभाव दिखाए हैं। कृषि के सर्वांगीण विकास में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे उचक संवर्धन हो, भ्रूण संवर्धन हो, पादप प्रवर्धन, ये ऐसी विधियां हैं जो हमको जैव प्रौद्योगिकी ही देन कही जाती है। ऐसी प्रजातियां जिन पर कवकनाशी यानी फंजीसाइड्स और कीटनाशी रसायनों के अवशेषों का जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ के अंदर पीड़कनाशी या जो रासायनिक उर्वरकों के जो पश्च प्रभाव हैं जो देखे जाते हैं, वो इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इनसे हमें निजात मिल सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलों और किस्मों का उत्पादन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। फसल की अवधि भी कम की जा सकती है और एक भू क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की फसलें भी ली जा सकती है। ये इसी जीन अभियांत्रिकी के और प्रजनन प्रौद्योगिकी के द्वारा फलों और सब्जियों के स्वाद में नियंत्रण और लंबे समय तक सड़ने गलने से बचाव भी संभव हो सकता है। इस वस्तुतः इस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के द्वारा आधुनिक विधियों में जो प्लांट प्रोडक्शन है उसके अंदर दो विधियां का समावेश किया था। एक तो एक विधि है जीन समावेश और दूसरा है जीन निष्कासन। इसमें पौधों में विद्यमान एक या अनेक जीनों के निष्क्रिय हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कृषि विकास का ही एक अंग है दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन के अंदर भी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पशुओं की आनुवांशिकी, पोषण, भार वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, रोगों की पहचान, भ्रूण प्रतिस्थापन और पारजीवी पशुओं द्वारा औषधीय पदार्थों का उत्पादन भी संभव हो चुका है। और एक जो बोवाइन पशुओं के अंदर हार्मोन होता है, बोवाइन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसका उत्पादन भी इस प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हो चुका है। इस कृषि विकास के बाद आता है दुग्ध, हरित क्रांति के बाद आती है श्वेत क्रांति और आजकल जो है हमारे देश में नीली क्रांति यानी फिशरीज प्रोडक्शन में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। वस्तुतः मछली प्राप्ति की जो प्राकृतिक स्रोतों का जनसंख्या वृद्धि के कारण अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो मत्स्य उत्पादन भी जो है अनेक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी
विधियों का प्रयोग करके इसमें बढ़ाया जा सकता है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने, विशेषकर जो है फिशरीज इंस्टीट्यूट वाले और कुछ हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इस कार्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नीली क्रांति का अर्थ होता है जल की नीलिमा से उभरती क्रांति। इसका मुख्य संबल भी मछली उत्पादन ही है। मत्स्य संवर्धन प्रक्रियाओं में लैंगिक रूप से वयस्क नर और मादा मछलियां एक ही समय में नहीं प्राप्त की जा सकती, तो इसलिए जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो निम्न तापमान पर परिरक्षित शुक्राणुओं का उपयोग, इस विधि को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी ठंडे जो है शुक्राणुओं को परिरक्षित करना। और ये इस चित्र के अंदर मत्स्य शुक्राणुओं का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया गया है कि किस प्रकार हम, और ये दो प्रकार की विधियां होती है। एक इसको कहते हैं गायनोजेनेसिस, दूसरा होता है एंड्रोजेनेसिस, मतलब नर मादा जनन और नर जनन के द्वारा जो है मत्स्य उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। मछलियों की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जातीय सुधार, विपुल संभावनाएं और सभी विधियों का कम समय में अधिक परिणाम देने वाली ये विधियां विकसित की गई है। दूसरा उपयोग हो सकता है एक्वाकल्चर, जिसको हम जलीय खेती कहते हैं। जलीय खेती के विविध रूपों में जैव प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीकियां और नवीन उपलब्धियों के विविध सहयोग से खाद्य समस्या का एक समाधान भी संभव हो चुका है। टिश्यू कल्चर भी इसी प्रौद्योगिकी की देन है, जिसके अंतर्गत एक छोटा पौधा या पौधा का प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, उत्तक या कोई भी अंग हो, उससे इसमें चूंकि उत्तक को वरीयता दी जाती है, इसलिए उसको हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसी सूक्ष्म प्रवर्धन जैव प्रौद्योगिकी का एक मुख्य क्षेत्र है। इसके अंदर जो छोटे पौधों का उत्पादन करके उसका परिवर्धन किया जाता है। इच्छित पौधों की अधिक संख्या में प्राप्ति भी संभव हो सकती है और अधिक फूल और फल लगने वाले पौधों का परिवर्धन किया जा सकता है। पराजनी या ट्रांसजेनिक फसलें, ये भी इस प्रौद्योगिकी की प्रचलित फसलें हैं। वस्तुतः कोशिका, उत्तक अंग संवर्धन द्वारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग की विधियों के माध्यम से विकसित पौधे होते हैं, उनको पराजनी या ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। और हमारे देश के अंदर लगभग 60 से ज्यादा ऐसे ट्रांसजेनिक फसलों से उत्पादन प्राप्ति हुई है और ये अधिक लोकप्रिय फसलें हैं आणविक कृषि, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। अभी पूर्व वक्ता ने भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। वैज्ञानिकों ने खाद्य फसलों में भी मछली के जीन डालकर भी एक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई है। लंबे समय तक रखने वाले टमाटर भी इसी प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किए गए हैं। पर में 60 से अधिक पराजयी फसलें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जिसको है, जिसमें तंबाकू, पेटोनिया, टमाटर, आलू इत्यादि जो है, इनकी किस्में विकसित की गई है। उत्तक संवर्धन से प्राप्त संततियों में विभिन्नताएं दिखाने देना, उसको हम सोमाक्लोन विविधता कहते हैं। और यह विधा इच्छित गुणों के पौधे प्राप्त कराने में सक्षम है। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने राई की नई किस्म पूसा जय किसान विकसित की है और दूसरी जो है ज्वार की फसल में और गन्ना की किस्में में उसको रोग प्रतिरोधी बनाने में भी उनका बड़ा अच्छा योगदान है। बायो फर्टिलाइजर भी है, हमको जैव प्रौद्योगिकी ही देन है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की और रासायनिक पीड़क नाशकों से जो पश्च प्रभाव पर्यावरण में भी हो रहे हैं और हमारे भूजल भी उससे प्रदूषित हो रहा है। अन्य रोगों से जो है विकसित हो रहे हैं, जो केवल पीड़क नाशियों के उपयोग के कारण अथवा जो है नाइट्रेट और फॉस्फेट के अत्यधिक उपयोग के कारण, जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण होते हैं, उनसे निजात पाने में भी यह प्रौद्योगिकी की जो देन है वो जैव उर्वरक है। अर्थात रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति प्राप्त करने का एक साथ उपाय है वो जैव उर्वरक है। उसमें रासायनिक उर्वरकों के पूरक, यद्यपि ये जो जैव उर्वरक हैं ये पूरक है, विकल्प नहीं है, क्योंकि परंतु हम कुछ मात्रा में रोग से मुक्त हो सकते हैं। फसलों उत्पादन में आप सभी को विदित है एजेटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, राइजोबियम और अन्य जीवाणुओं की महत्ता स्वतः सिद्ध हो चुकी है। इसमें जैविक उर्वरकों में राइजोबियम इनोक्युलेंटस और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपज वृद्धि 25 से 30% देखी गई है। दूसरा जो है जीवाणु है वो एजोस्पेरिलियम है, तीसरा एजेटोबैक्टर है। कुछ कवक और बैक्टीरिया भी इस कार्य में। पेडिनाशी के अंदर जो है कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका उपयोग
पादप रोग नियंत्रण में किया जा सकता है। उसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, बैसिलस सटिलिस, स्यूडोमोनास सेपासिया इत्यादि जो है जीवाणुओं का उपयोग। चौथा उपयोग जो है जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर है। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में इस प्रौद्योगिकी ने अनेकानेक ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। वस्तुतः ये कार्य 3-4 विधियों से होता है। पहला है रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, चिकित्सीय औषधियां, थेराप्यूटिक ड्रग्स। चौथा है विधि औषधि, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनसंख्या नियंत्रण और आनुवांशिक रोगों का संशोधन। ये जो कार्य है ये इस प्रौद्योगिकी के द्वारा सक्षम है और इनकी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज में जो टीकों का महत्वपूर्ण योगदान है, अनेक प्रकार के टीके हैं जो हैं इस प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित हुए हैं। हमारे देश के कलकत्ता के अंदर एक अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने कालाजार के जो है उसका निदान के लिए भी एक टीका विकसित किया है। कई प्रकार के टीके होते हैं, पारंपरिक टीके होते हैं। दूसरा जो है संशोधित प्रतिजन होते हैं। तीसरा जो है पुनर्योजक यानी रिकम्बिनेंट। चौथा डीएनए जो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड डीएनए टीके। और देश की प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जीडी तलवार, उन्होंने कुष्ठ रोग की वैक्सीन भी विकसित करके जिसको उन्होंने लेप्रोवक नाम दिया है, हजारों रोगियों को लाभान्वित किया है। इसी प्रकार अनेक रोगों के निदान में सांता बायोटेक्निक्स द्वारा हेपेटाइटिस बी रोधी सनवक वैक्सीन भी विकसित किया गया है। इसी क्रम के अंदर त्वचा के कैंसर के उपचार हेतु भी टीकों के ऊपर शोध जारी है। अब आते हैं डीएनए टीके। डीएनए टीके का भी जो है स्वास्थ्य रक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है। इन टीकों के अंतर्गत जीवित या मृत कोष रोगाणुओं का प्रयोग न करके इनसे प्राप्त विशेष जीनों का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने में किया जाता है और अनचाहे संक्रमण की इनसे आशंका नहीं रहती है। वर्तमान में अनेक प्रभाव के डीएनए टीकों पर अन्वेषण कार्य जारी है। ये डीएनए टीके का एक चित्र दिखाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो पर्यावरण के क्षेत्र में है। आज जो रसायनों के कारण हमारे जो है भूमि है, वायु है, जल सब जो है प्रदूषित हो चुके हैं, तो इस प्रौद्योगिकी का उपयोग हम पर्यावरण के संरक्षण में भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बीसी का एक प्रभावी कदम है। में कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनसे द्वारा हम जलकुंभी का उपयोग कर सकते हैं। अन्य पौधे भी ऐसे हैं जो विषाक्त आविशालु रसायनों का उपयोग जो है उसको कम करने में प्रभावी है। चर्म उद्योग हमारे देश का एक CLRI संस्थान है चेन्नई के अंदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके वैज्ञानिकों ने चर्म उद्योग के अंदर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और चर्म शोधन के अंदर जो बड़ा दुर्गंध का कार्य है और उसमें क्रोमियम इत्यादि को निष्कासन में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इसकी प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण योजना है मानव जीनोम परियोजना। तेल प्रदूषण के योगदान में, हाँ मैं थोड़ा द्रुत गति से चल रहा हूँ, इससे जीनोम परियोजना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसी की देन है और इसका कई क्षेत्रों में उपयोग है। डीएनए किसको कहते हैं आप सभी को विदित है। जीवित कोशिकाओं के अणु सूत्र में पाए जाने वाले लंब में इसके अनुप्रयोग पार्ट को थोड़ा सा बताऊंगा। इसकी किन किन क्षेत्रों के अंदर उपयोगिता है आप देखिए। ये लालजी सिंह का भी चित्र दिया है जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिक ने पद्मश्री भी मिला उनको और डीएनए फिंगर की प्रोब बताई। सबसे पहले ये 1985 के अंदर जो है प्रोब बनी इसकी आपराधिक मामलों के पहचान में और पारिवारिक मामला में। आपको मालूम है कि जो हमारे नेता इत्यादि होते हैं उनके डीएनए से टेस्ट हो जाता है कि भाई ये उनकी संतति है या और भी है। अन्य इसकी आयुर्विज्ञान का क्षेत्र है, पशुओं के लिंग चयन में, बीज भंडारों के पहचान में, अनेक इसकी। अब इसका जो अंतिम चरण है इस प्रस्तुतिकरण का वो है जैव प्रौद्योगिकी खतरे की आहट भी है। उपयोगिता तो बहुत है परंतु सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तो इस टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी खतरे की आशंका, जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी अपना बताया इसके बारे में,
अमर जीवाणु ऐसे जीवाणु प्रयोगशाला में उत्पन्न हो जाते हैं जो यदि किसी कारण से वो प्रयोगशाला से या परख नली से बाहर आ गए तो मानव प्रजाति को खतरा हो सकता है। जैविक युद्ध, आज के जमाने में जो रासायनिक युद्ध और जो पुरातन पद्धति थी युद्ध की वो नहीं हो गए। ये जो जैविक युद्ध है उसके कारण न शत्रु के जो खाद्य स्रोत है, जल स्रोत है, अनेक प्रकार की मानवता के ऊपर ये जैविक युद्ध है कष्टदायक हो सकते हैं। एंथ्रेक्स का प्रयोग आपको मालूम है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में किया जाता है। अनेक प्रकार के जो है इस जैव प्रौद्योगिकी के कारण जो है मानवता के ऊपर संकट भी आ सकता है। अतः सारांश के तौर पर मैं यही कहूंगा कि इस जैव प्रौद्योगिकी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवेकपूर्ण उपयोग ही मानव के कल्याण और राष्ट्रोन्नति में उपादेय है। आप सभी ने मुझे इस प्रस्तुतिकरण के लिए सुअवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आयोजकों का पुनः साधुवाद देता हूं।